वेलकम बैक इन आपकी अपनी पाठशाला होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आपको पता है कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने लास्ट यूनिट अपनी कंप्लीट कर दी थी और आज हम सोर्सेज ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पहले ही बताया जा चुका है बेटा। और जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है उसके अंदर भी हम इसके बारे में डिस्कस करते ही रहते हैं। जैसे अगर आप अपने घर पर कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, यानी कि आप चाहे बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं तो आपको अपने काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आप उस पैसे को कहां से लेकर आओगे। क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि आपको अगर बिजनेस में या फिर आप कोई घर पर एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको जो पैसे की मनी की रिक्वायरमेंट है आप उसको किस तरह से फुलफिल करोगे। जो हमारे सोर्सेज होते हैं मतलब कई टाइप्स के हो सकते हैं। जिस तरह से हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस में। लॉन्ग टर्म मतलब कि जो हम उधार ले रहे हैं, मार्केट से लोन ले रहे हैं, तो वो जो पैसा हम उधार ले रहे हैं वो लंबे समय के लिए ले रहे हैं, जैसे 1 ईयर 2 इयर्स इसके लिए। या फिर अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, कई बार हम क्या देखते हैं 1 मंथ के लिए लोन लिया, आफ्टर दैट उसको हमने पे कर दिया, तो यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह से कहते हैं कि आप चाहे बिजनेस एक्टिविटी करो चाहे आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी करो, हर जगह आपको मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट उसके साथ क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप उस चीज को किस तरह से फुलफिल करोगे कि जिससे आपकी जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो। मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है लंबे टाइम के लिए ले रहे हो, थोड़े टाइम के लिए ले रहे हो। अब क्वेश्चन तो ये राइज हुआ कि आपने पैसा ले लिया, उसके साथ क्या आपकी पे करने की कैपेसिटी है या नहीं, ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हम ये छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पैसे को लिया जाता है या फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। देखिए लिखता क्या है, टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस स्मूथली, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए फाइनेंस इज ऑफ द utmost importance। in the absence of the adequate finance, neither a business can be conducted in an efficient manner nor it is possible to expand। कहते हैं अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए ये तो क्वेश्चन अराइज हो ही नहीं सकता कि हमें पैसे की जरूरत ना हो। अपने बिजनेस को अगर आप प्रॉपर वे में चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या देखोगे कि आपके पास प्रॉपर मनी है या नहीं है अपने बिजनेस चलाने के लिए। एक नया बिजनेस आप खोलना चाहते हो तो सबसे पहले चेक करोगे कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो यही दिखता है कि अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पैसे को देखोगे। आफ्टर दैट इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस? कहता है एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब क्या होगा। कहता है कि एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब है कि पैसा तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है। मान लो आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस के लिए आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। रिक्वायरमेंट कितनी है 1 करोड़ की, बट आपके पास 1 लाख है। क्या आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। तो यही दिख रहा है एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, मतलब उसके नियर अबाउट कुछ ना कुछ तो अमाउंट होनी ही होनी चाहिए। अगर वो एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है आपके पास, नाइदर अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड इन एफिशिएंट मैनर, मतलब वो बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से जो आप चलाना चाहते थे उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट नोर इट इज पॉसिबल टू एक्सपेंड। अगर बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया बट आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड का मतलब है बेटा कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। जिस तरह से कई बार हम सोचते हैं, मान लो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, जो हम रेडीमेड गारमेंट्स चला रहे हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स क्लोथ्स चला रहे हैं, मतलब मैन क्लोथ चला रहे हैं। ये आदमियों के कपड़े बेच रहे हैं बेटा,
उसके साथ साथ हम सोचते हैं कि बच्चों के भी कपड़े ले आए, लेडीज के भी ले आए। इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यही कहता है कि आपको अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाने के लिए एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए आपके पास, और उसके साथ साथ जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को आसानी से क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस तरह से कहता है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर वे में मनी होनी चाहिए, और मनी के साथ साथ आपको उसको क्या यूज करने के साथ साथ एफिशिएंटली आप उसको अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। आफ्टर दैट से क्या कि आपको अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत क्यों पड़ सकती है? बेटा आपको अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत इसीलिए पड़ेगी ताकि आप प्रॉपर वे में, ताकि आप अपने बिजनेस को आसानी से क्या कर सको? एक्सपेंड कर सको। और एक्सपेंड करने के बाद जो आप अपने बिजनेस में प्रॉपर वे में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो या फिर नई नई एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हो, तो वो आप आसानी से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आगे लिखते हैं क्या? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ बिजनेस। आगे देखो बेटा, कहता है क्या कि नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, मतलब क्या नेचर रहेगी? नंबर फर्स्ट लिख रहा है क्या? नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब हर एक टाइप के लिए, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप मतलब क्या आएगा यहाँ पर? चाहे आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वहां पर मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहता है कि नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, आपको हर एक टाइप का बिजनेस करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आफ्टर दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस? साइज ऑफ बिजनेस का मतलब रहेगा कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। मतलब आप एक इंडस्ट्रियल मतलब प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज का बिजनेस कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस की नेचर पर। मतलब आपके बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा, मतलब आप इंडस्ट्री चला रहे हो या फिर छोटा बिजनेस चला रहे हो, किस टाइप का बिजनेस चला रहे हो, ये डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस। अगर हमारा बड़ा बिजनेस होगा बेटा, प्रोडक्शन का बिजनेस है, तो नेचुरल है कि हमें वहां पर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो वहां पर हमें कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। आगे लिखते हैं क्या? इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। ऑल टाइप ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? मतलब आप बाहर मार्केट से लोन भी लोगे, अपना खुद का पैसा भी लगाओगे, डेट्स भी यूज करोगे और अपना खुद का फंड भी यूज करोगे। इस तरह से फ्लक्चुएटिंग नेचर, इसका क्या मतलब है? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि चेंजेस आना। चेंजेस आने का मतलब क्या है बेटा? कि कभी जो हमारा बिजनेस है बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा होता है और कभी जो हमारा बिजनेस है धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होता है। तो इस तरह से जब हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा होगा तो हमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब हम अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। और जब हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा होगा तब हमें कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ बिजनेस। सेम एज कि आपके बिजनेस का साइज क्या है बेटा? अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत, अदरवाइज कम पैसे। वाइडर टर्म्स, आप अपने बिजनेस में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो? इंस्ट्रूमेंट बोले तो कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ कि मशीनरी का यूज कर रहे हो, लेबर का यूज कर रहे हो, या मशीनरी और लेबर का यूज कर रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस में मशीनरी का यूज कर रहे हो तो मशीनरी का यूज करोगे तो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेबर का यूज कर रहे हो तो कम पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस तरह से कहता है कि नेचर ऑफ अ बिजनेस, मतलब ये हमारे को बताएगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेचर ऑफ अ बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा बेटा फाइनेंस के अंदर? कि सबसे पहले चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हमें हर एक टाइप के बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ बिजनेस, हमारे बिजनेस का साइज क्या है। इंक्लूड्स द ऑल टाइप ऑफ अ कैपिटल, हर एक टाइप की कैपिटल में जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आप डेट्स यूज कर रहे हो, फंड्स यूज कर रहे हो, हर एक टाइप में जरूरत पड़ेगी। फ्लक्चुएटिंग नेचर, हमारा बिजनेस फ्लक्चुएशंस का है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। अगर ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम चेंजेस आ रहे हैं तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। वाइडर टर्म का मतलब क्या हुआ? अगर मशीनरी यूज हो रही है तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी,
इस तरह से लिखता है कि आप जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स रह सकती है हमारे बिजनेस में। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए या मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए। यही हमारी रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंस की। कहता है आपको लॉन्ग टाइम नीड्स है, मीडियम टाइम नीड्स है या शॉर्ट टाइम नीड्स। डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? आपके बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस है किस तरह। अगर आपका जो बिजनेस है डेली रूटीन में डे टू डे ग्रोथ कर रहा है तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जो बिजनेस है कम ग्रोथ कर रहा है तो आपको वहां पर कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस की मनी की रिक्वायरमेंट चेक करोगे कि लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है। आपको ध्यान देखिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया बेटा, सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। मतलब क्या क्या सोर्सेज रहेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब 3 तरह से हम अपने बिजनेस की मनी की रिक्वायरमेंट को, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देयर आर फर्दर डिवाइडेड into many parts. How to solve our long term finance problems? Let's see. Number first the equity share, preference share, debentures and the retained profit and specializations of the financial institutions. मतलब अगर आपको अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंस की एक्टिविटी को सेटिस्फाई करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो आप इस तरह से अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके उसको सोल्व कर सकते हो। आफ्टर दैट मीडियम टर्म problems solved by this method. Number first the debenture, preference share, public deposits and commercial spend. And short term finance, let's see the commercial spend and next one is a trade credit. इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया बेटा, आप भी अपने नोट्स में साथ के साथ प्रिपेयर कर लेना। क्या लिखा देखो, फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड नेक्स्ट वन इज अ स्पेशलाइजेशन financial institution। and medium term finance, number first the debenture, preference share, public deposits and commercial bank। short term finance, commercial bank and trade credit। अब हमने देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर एक वर्ड नया सुना, शेयर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर जो हमने एक नया वर्ड सुना बेटा, वो क्या सुना? शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? आपने अपने फैमिली में से किसी के द्वारा सुना होगा बेटा शेयर। शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी के पास जितना टोटल पैसा है, एक कंपनी की टोटल कैपिटल को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो जो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा वो क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। अब कहता है कि जैसे एक कंपनी ने शेयर इशू कर, शेयर मतलब एक कंपनी सर्टिफिकेट दे देती है, उस सर्टिफिकेट के बदले हमने क्या पे करना होता है बेटा? एक सर्टिफिकेट के बदले हमें उस सर्टिफिकेट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जिस तरह से मान लो कंपनी ने कहा कि हमारे एक शेयर की अमाउंट 10 रुपए, मान लो कंपनी ने कहा कि हमारे एक शेयर की अमाउंट 10 रुपए और हम उस कंपनी के 10 शेयर परचेज करना चाहते हैं। मान लो एक कंपनी ने कहा कि शेयर की अमाउंट 10 रुपए है और हम उस कंपनी के 10 शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो बेटा कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी? 10 × 10 मतलब 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इस तरह से शेयर का मीनिंग बताया आपको कि जब कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। शेयर, there are 2 types
ही जाएगा। तो क्या लिखता है देखो, इट रेफर्स टू दो शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब है इट रेफर्स टू दो शेयर which do not carry any preferential rights in the payment of annual dividend and repayment of capital। इक्विटी शेयर का मतलब है कि वहां पर कुछ मेंशन नहीं होता किस चीज का, कि पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, कि आपको एनुअल डिविडेंड मिला है, मिलेगा कि मिलेगा। जैसे जिस ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा तो उन शेयर होल्डर को एनुअल डिविडेंड मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। which do not carry the preferential right in the payment of the annual dividend and repayment of a capital in the event of the liquidation। मतलब जब कंपनी डिसॉल्व की जा रही है या फिर लिक्विड हो रही है, अपनी सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को पे कर रही है, तो वहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो बहुत बेकार शेयर हो गई एक तरह से, मतलब जहां पर हमें अपना ही पैसा नहीं मिल रहा वापिस, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो लिखता है क्या कि अगर बाय चांस कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बाय चांस कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो ये तो नेचर डिपेंड करती है हमारे बिजनेस की कि किस तरह का हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। अगर ज्यादा ग्रोथ कर रहा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर कम ग्रोथ कर रहा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से लिखता है क्या कि इक्विटी शेयर रेफर्स टू दो शेयर which do not carry the any preferential right in the payment of the annual dividend and repayment of the capital in the event of liquidation। मतलब कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि जब एक तो प्रॉफिट प्राप्त करने का, डिविडेंड लेने का, और एक कैपिटल को रीपे करने का। एडवांटेजेस क्या रहेंगी, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अपनी वोटिंग पावर राइट है इनको। टू अर्न द कैपिटल प्रॉफिट्स, जो इनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट्स मिलेंगे। नो फिक्स बर्डन, कोई फिक्स बर्डन नहीं है कि हमें पे करना है। जैसे कंपनी के लिए, किसके लिए बेनिफिशियल हुआ ये पॉइंट, कंपनी के लिए, कि कंपनी को कोई भी बर्डन नहीं है कि आपको इतना पे करना ही करना है। तो इसीलिए लिख रहा है क्या, नो फिक्स बर्डन, कोई बर्डन नहीं। आगे लिखता है लिमिटेशंस क्या रहेंगी। नंबर फर्स्ट द अनसर्टेन इनकम, शेयर होल्डर्स के लिए लॉसफुल है, किस तरह से, क्योंकि फिक्स नहीं है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा इनकम मिल जाएगी, कम हुए तो कम, अगर कम हो रहे हैं तो लॉसेस हो रहे हैं शेयर होल्डर के लिए। इसलिए लिख रहा है क्या, अनसर्टेन इनकम, जो इनकी इनकम रहेगी वो क्या रहेगी, अनसर्टेन। नेक्स्ट वन इज द लॉस ड्यू टू रिसेशन, मतलब अगर कंपनी में किसी भी ईयर लॉस हो गया तो उस ईयर शेयर होल्डर्स को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉस ड्यू टू रिसेशन का मतलब क्या है, अगर कंपनी में लॉस हो गया तो उस ईयर शेयर होल्डर्स को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कहता है कि लॉसफुल हुआ शेयर होल्डर्स के लिए। नो एडवांटेज ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है बेटा, कंपनी के लिए किस तरह से लॉस रहा, कहता है बाय चांस किसी ईयर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स को बहुत सारा प्रॉफिट देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो कंपनी के लिए लॉस हुआ या प्रॉफिट, सोचो, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट देना पड़ता तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता, बट कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ रहा है शेयर होल्डर्स को, इसीलिए लॉस हो जाएगा। नो टैक्स एडवांटेज, मतलब कोई भी इसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। डिबेंचर्स एक पॉइंट आएगा बेटा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिबेंचर्स के बारे में, उसके अंदर हमें टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्स की डिडक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो टैक्स क्या है, टैक्स वो है जो हमें अपनी इनकम के ऊपर या फिर सेल परचेज के ऊपर पे करना पड़ता है, वो टैक्स कहलाता है। कंपल्सरी पेमेंट है, किसको पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। कहता है जितनी इनकम हुई है आपको, तो डिबेंचर्स का जितना इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं, मतलब कम टैक्स पे करना पड़ता है। बट इक्विटी शेयर्स के दौरान हमें उसके ऊपर फुल का फुल टैक्स पे करना पड़ेगा, वहां पर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, ये इक्विटी शेयर्स के बारे में हुआ। अभी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इतने ये वाला पॉइंट नोट कर लो।
आगे देखो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पर शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, मतलब कि जो उनका इंटरेस्ट है कोई फिक्स नहीं है, कैपिटल को रीपे करने का भी कोई फिक्स नहीं है कि पे करेंगे या नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर नाम से ही है कि जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है, नाम में लिखा है बेटा प्रेफरेंस, कि जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। सबसे पहले अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सबसे पहले अगर लिक्विडेशन के टाइम कैपिटल की पेमेंट हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर को पे किया जाएगा। क्या लिखता है? इट रेफर्स टू दो शेयर व्हिच कैरी द प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। क्या मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब है राइट टू पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, कि इनको डिविडेंड के टाइम सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको डिविडेंड दिया ही दिया जाएगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की भी पेमेंट की जाएगी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। जब हमारी कंपनी लिक्विडेशन के टाइम में आ रही है तो तब भी इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। यहाँ पर देखो क्या था, इट रेफर्स टू दो शेयर व्हिच डू नॉट कैरी एनी द प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड। और यहाँ पर क्या है, इट रेफर्स टू दो शेयर व्हिच कैरी द प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, मतलब जिसके अंदर राइट दिया गया कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है, एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी डिसॉल्व खत्म हो रही है तो उस केस में क्या किया जाएगा, कैपिटल की पेमेंट दी जाएगी। टाइप्स लिखे कि टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, नंबर फर्स्ट द कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब लिखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि जब हम अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। हम अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जब कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट वन इज द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव की हिंदी होती है बेटा संचित करना, मतलब इकट्ठा करना। आपको बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है। आपको बताया गया कि जो प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट होता है बेटा वो फिक्स होता है। बाय चांस कंपनी में किसी ईयर लॉस हो गया, बाय चांस कंपनी में किसी ईयर लॉस हो गया, तो सोचिए जब आपकी पॉकेट में ही पैसे नहीं है तो आप किसी पर्सन को पे कर सकते हो? जब आपकी पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रही कि आपकी पॉकेट में पैसे ही नहीं है, आपने किसी को 100 रुपीज देने हैं बट आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है ही नहीं, तो अब क्या आप उसको पे कर सकते हो? नहीं पे कर सकते। लेकिन जब आपकी पॉकेट में 100 रुपीज आ जाएंगे, जब आप उसको अर्न कर लोगे, तब आप 100 रुपीज पे करने के लायक हो, तब पे कर सकते हो आप। यही कि बाय चांस किसी ईयर हमारी फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, बाय चांस किसी ईयर में हमारी फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम उस ईयर अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर सकते, मतलब उस ईयर हम पे नहीं करेंगे। तब हमने चेक किया कि जो प्रॉफिट की अमाउंट बन रही थी वो 20,000 बन रही थी, मतलब जो हमने शेयर होल्डर्स को पे करने थे वो 20,000 पे करने थे। जब हमने देखा कि हमारी फर्म में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमने चेक किया कि हमारी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के साथ साथ जैसे अभी 2020 में प्रॉफिट नहीं हो रहा था, 2021 में प्रॉफिट हुआ, तो 2021 का प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा।
ये कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल। और नॉन कम्युलेटिव जिनका कुछ इकट्ठा नहीं होता, मतलब ईयर टू ईयर पे किया जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल वो शेयर होते हैं, रिडीमेबल की हिंदी लिख लो बेटा शोधन। शोधन मतलब जिसको हमें हर हालत में पे करना ही करना हो। रिडीमेबल की हिंदी होती है, सेम सिमिलर वर्ड होता है पेमेंट करना, मतलब पे करना। तो जिसकी जो पे डेट होती है फिक्स होती है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। नॉन रिडीमेबल जिसकी कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, दैट्स द नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। क्लियर है बेटा? ये टाइप्स है जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनका प्रॉफिट इकट्ठा होता है नहीं इकट्ठा होता, जिनकी पेमेंट डेट फिक्स है रिडीमेबल, जिनकी फिक्स नहीं है नॉन रिडीमेबल। एडवांटेजेस क्या रहेंगी? नंबर फर्स्ट द रेगुलर इनकम। क्यों रेगुलर इनकम क्यों है? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? फिक्स है। रेगुलर इनकम किस तरह से हुई बेटा? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? इसका फिक्स है, तो इसीलिए रेगुलर इनकम। पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जो उनका प्रॉफिट है वो इकट्ठा होता रहेगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नो इंटरफेरेंस द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती। बेनिफिट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लिए किस तरह से बेनिफिट है? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मान लो 10% इंटरेस्ट है, तो 10% इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो सारे का सारा प्रॉफिट किसके लिए बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स। लिमिटेशंस क्या है? नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है? फिक्स है। नो लीगल राइट्स टू गेट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया जाता। नो टैक्स एडवांटेज, सेम एज द इक्विटी शेयर। इसके अंदर भी हमें टैक्स की एडवांटेज नहीं मिलती शेयर्स के ऊपर, टैक्स की एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के ऊपर हमको। तो यही लिखना है कि इसके अंदर भी हमें टैक्स की कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। आगे लिखते हैं क्या? डिबेंचर्स। शेयर्स का मतलब हमने पढ़ा कि कंपनी की खुद की कैपिटल, कंपनी की जो खुद की कैपिटल है उसको जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वो शेयर्स बन जाते हैं। अब लिखते हैं डिबेंचर्स। अब कंपनी खुद का पैसा तो सारे का सारा यूज नहीं करती, कंपनी को बाहर मार्केट से लोन भी लेना पड़ता है। तो यही लिखता है क्या कि डिबेंचर्स का मतलब है इट रेफर्स टू द लोन टू द कंपनी बाय द डिबेंचर होल्डर ऑन व्हिच दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसके अंदर भी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। मतलब मान लो हमने मार्केट में उधार लोन दिया, उस लोन के बदले हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जो फिक्स है, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या लिखता है? इट रेफर्स टू द लोन, लोन से अभिप्राय है इसका मतलब टू द कंपनी, कंपनी को दिया गया बाय द डिबेंचर होल्डर, मतलब जिस बंदे ने लोन दिया वो क्या बन गया? डिबेंचर होल्डर बन गया। ऑन व्हिच दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बदले उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। जैसे मैंने बाहर मार्केट में लोन दिया, अगर बाहर मार्केट में लोन दिया, उस लोन के बदले मुझे एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, डिबेंचर्स मिल रही है, और उन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर बाहर मार्केट में लोन देते हो तो उसके बदले इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही लिखा है कि इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। आगे लिखते हैं एडवांटेजेस क्या है? रेगुलर इनकम है, क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है? फिक्स है। मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके बदले हम अपनी सिक्योरिटी को भी गिरवी रखते हैं, इसीलिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। लिक्विडिटी, कभी भी आप इसको मार्केट में जाके बेच सकते हो। जो डिबेंचर्स, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिला डिबेंचर्स का, आप उसको मार्केट में ले जाके किसी और पर्सन को भी बेच सकते हो। चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा नहीं होती। टैक्स एडवांटेज, जो आपकी इनकम हो रही है आपको, उस इनकम में से इसके इंटरेस्ट को माइनस करके आपको टैक्स की क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। लिमिटेशन क्या रहेगी? लेस इनकम, क्योंकि फिक्स रेट है, फिक्स बर्डन, पे करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। जिस बंदे ने लोन लिया उस पर्सन को जो इंटरेस्ट रेट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा, हर साल फिक्स है कि आपको पे करना ही करना है। तो जो बर्डन है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लॉस ऑफ द गुडविल ऑफ द क्लेम ऑफ अ एसेट, कंपनी के लिए लॉस हो गया, जैसे कंपनी ने कुछ गिरवी रख रखा था और वो पे नहीं कर पाए, तो वो एसेट्स क्या हो जाएगा? क्लेम में आ जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। जैसे मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए के बदले मैंने अपनी प्रॉपर्टी रख दी 2.5 लाख। क्लियर है? मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी
2.5 लाख। अब मैं लोन को पे नहीं कर पा रहा, तो वो किसके ऊपर कब्जा, जिसको बोला जाता है बेटा कब्जा कर लेंगे मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि मैं वो लोन को पे नहीं कर पा रहा, तो वो 2.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मेरी जब्त कर लेंगे। तो मार्केट में मेरी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, रेपो के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मैं उस लोन को पे नहीं कर पा रहा, तो मेरी रेपो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए लिख रहे हैं लॉस ऑफ द गुडविल टू क्लेम ऑफ एसेट्स, अपनी एसेट्स के बदले जो क्लेम पे करना पड़ रहा है हमें, उसके गुडविल का इफेक्ट पड़ेगा। रिटेन प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है? रिटेन प्रॉफिट का मतलब है कि कई बार कंपनी अपने सभी के सभी प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में बांटती नहीं है। कई बार कंपनी अपने सभी प्रॉफिट्स को नहीं बांटती, कुछ कंपनी में यूज के लिए रख लिए जाते हैं, वो रिटेन प्रॉफिट कहलाएंगे। जैसे इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटा नहीं जा रहा अमंग द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांटा जा रहा एज डिविडेंड बट रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द यूज इन फ्यूचर, बिजनेस के अंदर ही रख लिया जाता है यूज के लिए, तो वो क्या बन जाएगा हमारा रिटेन प्रॉफिट। दोबारा से सोचिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सारा पढ़ते पढ़ते बेटा आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में पैसा कहां से आता है। बिजनेस में पैसा इक्विटी शेयर से आएगा, प्रेफरेंस से आएगा, डिबेंचर से आएगा, और रिटेन प्रॉफिट मतलब जब हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को, सभी प्रॉफिट्स को बांटते नहीं है, कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में लॉस ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? रिटेन प्रॉफिट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट लिखते हैं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं बेटा जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिस आईडीबीआई सुना होगा आपने, उसकी फुल फॉर्म है बेटा ये। आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआई बैंक भी सुना होगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई भी सुना होगा बेटा, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1 जुलाई 1948 को। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1948। आईसीआई का निर्माण हुआ था बेटा 1955 में। एंड आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बेटा? आगे देखिए पब्लिक डिपॉजिट्स। कई बार कंपनी क्या करती है, जो पब्लिक ने डिपॉजिट्स करवा रखी हैं, कुछ जिस तरह से मुथूट फाइनेंस हो गया बेटा, या फिर ये हमारा हो गया गोल्ड लोन जिसके बदले लेते हैं, इस तरह से मणिपुरम हो गया, तो इस तरह से कुछ डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर पब्लिक की, उन पैसों को भी क्या कर लेती है कंपनी, यूज कर लेती है। यही लिखता है क्या? इट रेफर्स टू द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जब डायरेक्टली पब्लिक से ही यूज किया जा रहा है, दैट इज द पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बेटा जिस तरह से ये हो गया हमारा एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, तो ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं हमारी? ओवरड्राफ्ट करके। ओवरड्राफ्ट का मतलब अकाउंट्स के अंदर इन्फॉर्म किया था ना बेटा, जब हमारे करंट अकाउंट के अंदर पैसा कम है और बैंक हमें ज्यादा देकर हमारी हेल्प कर देता है, दैट इज द ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट उधार के रूप में या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है, वो कमर्शियल बैंक हेल्प करता है। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट लास्ट टॉपिक है, इसका क्या मतलब है? देखो ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि कई बार हमें पैसे की जरूरत है, बट सामने वाला जिससे हम परचेज करने गए वो हमें कहता है कि आप सामान ले जाओ, पैसा बाद में दे देंगे। ये भी एक हेल्प है हमारे लिए पैसे की। क्या लिखता है? इट रेफर्स टू दैट क्रेडिट फैसिलिटी व्हिच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा दी जा रही है, टू अनदर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बदले दी जा रही है? जब हम अपनी गुड्स को परचेज करते हैं तब उसके बदले जो बिजनेसमैन है हमारी क्या हेल्प करता है कि हमें उधार के रूप में पैसा, उधार के रूप में सामान दे देता है, तब भी एक तरह से पैसे में हेल्प हो रही है। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी लाइफ
एक बार फटाफट से रीडिंग मार लेते हैं दोबारा से। शेयर का मतलब बताया कि जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वो शेयर्स कहलाता है। डिबेंचर मतलब हमने मार्केट से लोन लिया। रिटेन प्रॉफिट, कंपनी अपने सभी प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करती, फ्यूचर के लिए कुछ रख लेती है, वो रिटेन प्रॉफिट। कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो हमारी हेल्प करते हैं बेटा। पब्लिक डिपॉजिट, जब पब्लिक के पैसे को यूज किया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट कमर्शियल बैंक हो गए, जैसे ओवरड्राफ्ट करते हैं, उधार के रूप में देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे हैं। और या फिर ट्रेड क्रेडिट मतलब कि जब हम परचेज करने गए और परचेज हमें उधार में करने में हेल्प कर रहा है वो हमारी ट्रेड है। तो इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना। कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, गारंटी से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको इस चैप्टर का। तो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। ठीक है बेटा, स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके आएंगे। अपना ध्यान रखो। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, थैंक यू।